गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली कल हमने काइनेमेटिक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। काइनेमेटिक एनालिसिस में बेसिकली हमने एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन रिलेटेड टू कनेक्टिंग रॉड वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें हमने देखा था वो ये है कि जो वेलोसिटी होती है पिस्टन की, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन क्या होता है आपका, डेड सेंटर्स पे जीरो होगा, बट द एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी नो डाउट जीरो है डेड सेंटर्स पे, बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो अप्रोक्स गेट की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोक्स वाले फॉर्मुले है वो आपको याद रखना है। बट इन केस अगर आपको जहाँ कन्वेंशनल एग्जाम्स होता है वहां पर आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करना होता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मुला एंड ये पर्टिकुलर अजम्पशन है, देन आप अप्रोक्स फॉर्मुला यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद हमें बेसिकली फोर्स कैलकुलेशंस करनी थी ऑन द डिफरेंट लिंक्स ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बेसिकली फोर्स एनालिसिस ऐसा लिख लेते हैं, फोर्स एनालिसिस इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार दोबारा से इसका स्लाइडर क्रैंक का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये आपका बेसिकली पिस्टन या स्लाइडर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका बेसिकली सिलेंडर पार्ट फिक्स्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने एक चीज देखा था, फोर्स ऑन द पिस्टन, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट एक फोर्स आपका एक कनेक्टिंग रॉड में लगेगा कुछ, जिसको हम एफ सी बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इसी डायरेक्शन में आपका एफ सी को अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्स, ये इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हम एफ टी बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज एफ टी, दिस इज एफ सी, ठीक है, लाइक दिस। तो आप देखोगे ये पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल है आपका थीटा, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है, दिस एंगल इज बीटा, करेक्ट। ये चीज क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, देखो एक ये वाला एंगल है, दिस एंगल विल बी व्हाट,
ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज है। इस पर तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि ये वाला आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हो, सो दिस एंगल विल बी व्हाट, थीटा। और ये फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये एंगल क्या है, बीटा है ऑलरेडी। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा। करेक्ट, इस तरीके से। तो ये चीज इतना आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, एंड वन मोर फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं, FN। ठीक है, इसको हमने बोला FP, फोर्स ऑन द पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से। एंड इसमें बेसिकली एक अजम्पशन हमने माना था कि जो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड है उसके मास को हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, एक बेसिक अजम्पशन जो हमारा रहता है हमेशा, कि यहाँ पे जो अजम्पशन लिखेंगे हम, विल लाइक दिस, नेग्लेक्टिंग द masses of, neglecting the mass of crank and connecting rod। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये चीज क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड को हम जो मासेस है उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज, ये यहाँ तक चीज, इतना बेसिक पार्ट आपको हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये चीज। अब क्या है देखो, सबसे पहले फोर्सेस ऑन द पिस्टन की हम बात कर लेते हैं। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक के मैकेनिज्म के, हाँ विपिन, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। बेसिकली हम ऐसा करेंगे, एक दिन क्वेश्चन सेशंस रखेंगे तो उस दिन हम उस क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे, जो प्रीवियसली गेट में क्वेश्चंस पूछे हैं, उससे रिलेटेड भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पिस्टन की बात करता हूँ मैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। मुझे ये निकालना है कि जो नेट फोर्स है, या फिर इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स बोलूं, या फिर बोलूं द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लाइन ऑफ स्ट्रोक। जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है हमारे पास, ठीक है, द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये हमारी लाइन ऑफ स्ट्रोक है। ठीक है, इसके अलोंग ये हमारा स्ट्रोक प्लेन। ठीक है, ये हमारा मतलब बेसिकली स्ट्रोक का मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक हो रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, वो फोर्स हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये जो FP है, ठीक है, चलो सबसे पहले हम FP लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे द पिस्टन, एक्चुअली इसका नाम हम बोलेंगे यहाँ पे पिस्टन एफर्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन के मैं आपको लैंग्वेज समझना है, या तो पिस्टन एफर्ट बोला होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बोला जा सकता है इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स। इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स बोला जा सकता है। और एक और चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज हम बोल सकते हैं फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द, फोर्स दैट एक्ट्स along the along the along the line of stroke, along the line of stroke। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज। तो पिस्टन एफर्ट बोलो, चाहे इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स बोलो, या फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये सब आपको नाम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पिस्टन एफर्ट बोला जाए, चाहे इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स बोला जाए, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक, अब देखो क्या है यहाँ पे इतना पार्ट। अब पिस्टन एफर्ट की बात करते हैं। ठीक है, पिस्टन एफर्ट, अब पिस्टन एफर्ट में फोर्सेस लग कहाँ से रहा है, देखो कौन कौन से फोर्सेस है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनको अपोज कर रहे हैं। कुछ फोर्स ऐसे भी होंगे जो इसके मोशन को अपोज कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, नेट एफर्ट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे फोर्सेस, इसके ऊपर फोर्सेस लग क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ गैसेस। कंबशन ऑफ गैसेस की वजह से जो एक्सपेंशन हुआ है, वो एक प्रेशर फोर्स, बेसिकली गैसेस का क्या है, प्रेशर है ना, वो प्रेशर फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, वो प्रेशर फोर्स तो बेसिकली प्रमोट कर रहा है इसके मोशन को कि वो आगे मूव करे। बट एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। दूसरा क्या होगा, इनर्शिया फोर्स, बेसिकली जो अगेंस्ट द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं। एंड ऑल्सो द मास ऑफ द स्लाइडर, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग, जो भी आपका रेसिप्रोकेटिंग यहाँ पे लिंक लगा है उसका मास। ठीक है, जिसका हम क्या स्लाइडर या पिस्टन बोल रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपका हॉरिजॉन्टल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वर्टिकल हुआ, वर्टिकल हुआ तो क्या होगा, mg ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, लेट सपोज अभी तक हमने ये हॉरिजॉन्टल बनाया है। ठीक है, लेट सपोज इन अ केस आपका ये इंजन ऐसा है कुछ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल है, ये आपका पिस्टन है, तो इधर आपका टीडीसी है और इधर बीडीसी है। ठीक है, तो जब टीडीसी से बीडीसी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, तो पिस्टन का जो वेट है ना, वो क्या करेगा, वो प्रोमोट करेगा मोशन को। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, हाँ यस, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली, जो उसका पिस्टन का वेट है ना, वो क्या करेगा, आपका एफर्ट जो है, पिस्टन एफर्ट को इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्सेस लग रहे हैं। बट जब यही पिस्टन आपका क्या कर रहा होगा, बीडीसी से टीडीसी मोशन, ठीक है, एक तो डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, एक अपवर्ड स्ट्रोक होगा। लेट्स सपोज वो बीडीसी से टीडीसी जा रहा होगा, उस वक्त उसका जो मास है, उसका जो वेट है बेसिकली, वो अगेंस्ट होगा मोशन के, तो देन डेफिनेटली वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन के केस में वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड केस में वो सपोर्ट करेगा, बट अपवर्ड मोशन के केस में क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा। तो ये एक बेसिक सी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब चीज आप कब चेक करोगे, जब वर्टिकल इंजन की हम बात करते हैं। ठीक है, जब हम वर्टिकल इंजन की बात करेंगे तब ये बेसिक चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बट इन जनरल जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सारी चीजें कंसिडर करते हुए लिखेंगे। ठीक है, कि भाई अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है आपका पिस्टन वर्टिकल इंजन के केस में, तो वो तो सपोर्ट कर रहा है, बट अगर अपवर्ड स्ट्रोक हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, ये चीज देखो। तो जब यहाँ पे हम फोर्सेस लिखेंगे यहाँ पे, तो एक तो हो गया आपका पिस्टन एफर्ट में, जो कंबशन ऑफ गैसेस की वजह से है। अच्छा, देखो होगा क्या, कुछ प्रेशर इधर की तरफ होगा, लेट सपोज हो सकता है इधर प्रेशर P1, लेट सपोज इस साइड का प्रेशर P1 में बोल रहा हूँ और इस साइड का प्रेशर में P2 बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो क्या है, और यहाँ का एरिया लेट सपोज P1 और यहाँ का एरिया A1, इस तरीके से चीजें लिख लेते हैं। यहाँ प्रेशर P1 कॉमा एरिया A1, ठीक है, प्रेशर P2 कॉमा एरिया A2, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया P2 कॉमा एरिया A2। ठीक है, इस तरीके से। तो इधर का जो प्रेशर है, इस साइड का प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया बेसिकली फोर्स, प्रेशर फोर्स, और इधर का प्रेशर P2 इंटू A2, वहां का प्रेशर फोर्स, दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वही आपका क्या कर रहा है, मोशन करवा रहा है। तो यहाँ पे हम वो चीज लिखेंगे, P1 माइनस A1, P1 A1 माइनस P2 A2। ठीक है, तो प्रेशर फोर्सेस का डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये तो एक हो गया आपका जो बेसिकली प्रमोट कर रहा है मोशन को। दूसरा हो जाएगा आपका बेसिकली द इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स माइनस आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, एंड प्लस माइनस mg इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन, प्लस माइनस mg। ठीक है, mg हमने प्लस माइनस लिख दिया क्योंकि डाउनवर्ड स्ट्रोक में पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड स्ट्रोक में नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक एक चीज समझते हैं कि यार ये क्या है, प्रेशर P1। ठीक है, प्रेशर P1 को हम जनरली जो डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रेशर, प्रेशर ऑन द कवर साइड। ठीक है, ऑन कवर एंड, ऑन द कवर एंड जो P2 है, इसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑन पिस्टन रॉड साइड। ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ भी पिस्टन रॉड लगा होगा ना, ये चीज, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो पिस्टन के इस साइड होगा ना, इसी को हम पिस्टन रॉड वाला साइड भी बोलते हैं। ठीक है, आपको शायद याद होगा हमने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का स्टीम इंजन के केस में एक डायग्राम बनाया था, जहाँ पे क्रॉस हेड था, पिस्टन रॉड था, वो सब चीजें।
आई थिंक आपको क्लियर होगा, जब हमने बेसिकली इन्वर्जन लिखे थे तो वहां पे हमने दो डायग्राम बनाए थे। ये तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सिंपल है, बट स्टीम इंजन के केस में थोड़ा सा अलग डायग्राम हो जाता है। इसके और इसके कॉन्टैक्ट के बीच में पिस्टन रॉड आ जाता है आपका एक। ठीक है, आई थिंक शायद आपको याद होगा, ये डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जब इन्वर्जन पढ़ रहे थे हम उसके उस मोमेंट पे। ठीक है ना, हाँ वो चीज। तो इस एंड पे जो होता है ना प्रेशर, उसको हम जनरली पिस्टन रॉड साइड बोल देते हैं, पिस्टन रॉड एंड बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशर ऑन द पिस्टन रॉड साइड, ऑन द पिस्टन रॉड, ऑन द पिस्टन रॉड एंड। ठीक है, पिस्टन रॉड एंड। ठीक है, ये चीज। और इनके करस्पॉन्डिंगली, इनके जो करस्पॉन्डिंग एरियाज होंगे वो आप एरिया A1 लिख सकते हो। ठीक है, एरिया, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एरिया A1 होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एरिया क्या हो जाएगा A2। ठीक है, एरिया A2 इस तरीके से। ये चीज भाई डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, गेट में इतना ज्यादा इसका P1 P2 नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली आपको नेट प्रेशर फोर्स बोल देंगे। ठीक, अननेसेसरी लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करवाएंगे। बट कन्वेंशनल में कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चीजें एक साथ आपको डिटेल में लिखी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गेट में इतना आपसे कैलकुलेशन में नहीं कराएंगे, तो उसमें तो डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि द प्रेशर फोर्सेस या गैस फोर्सेस। प्रेशर फोर्सेस हो गया, या फिर बोल दो कोई कंबशन गैस फोर्सेस हो गया, जो गैस बेसिकली फोर्स लगा रही है पिस्टन के ऊपर। तो P1 A1 माइनस P2 A2। बट डिटेल में हमें इस तरीके से भी आइडिया होना चाहिए कि हम इस तरीके से बेसिकली प्रेशर फोर्सेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है हमारा वो है इनर्शिया फोर्स का। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, रेसिप्रोकेटिंग मासेस, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात होगी तो आपको पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब इससे पहले हमने एक्सेलरेशन डिराइव किए थे फॉर्मूला, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये चीज। और ना, ये चीज याद रखना एक चीज, जनरली हम यहाँ पे 2n लिख देते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी में याद है कि 2n होता है। ठीक है, बस एक्सेलरेशन में याद रखना 2n यहाँ पे नहीं होता है, सिंपली क्या है, n है सर, 2n नहीं है। बट हमें जब वेलोसिटी का याद होता है ना, तो वेलोसिटी के साथ साथ उसी के सिमिलर हमें तो दिख रहा है फॉर्मूला, बट हम क्या करते हैं 2n लगा देते हैं। तो याद करोगे तो ढंग से याद करना, क्योंकि 2n नहीं है यहाँ पे। कई बार यूजुअली मिस्टेक हो जाती है, मतलब आपको सब कुछ याद है फिर भी आपने मिस्टेक कर दी, वो चीज की बात करो। ठीक है, तो 2n नहीं है, सिंपली n है यहाँ पे। तो ये आपका इनर्शिया फोर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो मास आप कंसिडर करोगे mr। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mr। ठीक है, ये क्या है mr, रेसिप्रोकेटिंग मासेस, जो बेसिकली रेसिप्रोकेट कर रहा है। और रेसिप्रोकेट कौन कर रहा है, बेसिकली द स्लाइडर, रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक, रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक है, और ये जो है आपका बेसिकली, ये क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे ठीक है, जो mg होगा, वेट ऑफ द पिस्टन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, वेट ऑफ द पिस्टन, वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास ऐसा लिखते हैं, वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास is considered, is considered in case of vertical engine, in case of vertical engine, in case of vertical engine। ठीक है, ये चीज याद रखना, इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन। एफपी वाले फॉर्मूले में, एफपी का ही तो फॉर्मूला लिख रहे हैं और किसका लिख रहे हैं,
वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक चीज एनालिसिस में देखो, सिर्फ और सिर्फ मास जो कंसिडर किया गया रेसिप्रोकेटिंग मासेस ओनली, सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मास ही कंसिडर किए गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये सब पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बट ये इतना डिटेलिंग में हमें इसलिए नोट डाउन करना है क्योंकि जब भी आप मेंस का पेपर देते हो, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन का दो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का दो, चाहे आपका एक एसएससी का भी मेंस होता है, वहां पे आपको डिटेलिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज योर पिस्टन एफर्ट फोर्स, ठीक है, करेक्ट। ये चीज क्लियर है ना। तो ये पिस्टन एफपी क्या है, बेसिकली द पिस्टन एफर्ट फोर्स, ठीक है। चलो, तो हम एनालिसिस में जो मास कंसीडर कर रहे हैं, द मास जो होगा सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मासेस को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, और कोई भी मास हम कंसीडर नहीं कर रहे, करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, ठीक है। कौन सा थ्रस्ट, ये चीज, थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछा भी था इसमें 2-3 बार, ठीक है। तो थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, ठीक है, थ्रस्ट ऑन सिलेंडर वॉल्स। अब देखो थ्रस्ट ऑन सिलेंडर वॉल्स की अगर आप बात करते हो तो कैसे निकाल सकते हो, व्हाट विल बी द एफएन, व्हाट विल बी एफएन। देखो ये चीज मैं बोल सकता हूँ, देखो ये अगर मैं ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो क्या हो जाएगा, ये बीटा है तो टेन थीटा विल बिकम, क्या होगा, टेन थीटा विल बिकम व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस एफ एन एंड बेस विल बी एफ पी, ठीक है। ये चीज हम लिख सकते हैं, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप ज्योमेट्री में चेक करो कि ऐसा लिखा जा सकता है, एफ टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की हम बात करें तो एफ एन बाई एफ पी, बेस हो गया आपका एफ पी, करेक्ट। सो एफ एन कैन बी रिटर्न एज, सो एफ एन कैन बी रिटर्न एज एफ पी, एफ पी टेन बीटा, एफ पी टेन बीटा, करेक्ट। अब एफ पी इजिकल्स टू एफ एन इजिकल्स टू सॉरी आपका एफ एन इक्वल्स टू एफ पी टेन बीटा आ गया। बेसिकली मुझे ना फॉर्मूले जो भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए, उसको मैं कैसे इसको रिड्यूस चेंज करूं, ठीक है। तो बीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट से जैसे आपने प्रीवियस केसेस में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि एफ एन का वैल्यू आ गया, दिस इज एफ पी डिवाइडेड बाई टेन बीटा, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो एफ पी है, अगेन फ्रॉम द ट्राइंगल्स, ये जो एफ पी है बेसिकली दिस एफ पी इट कैन बी रिटर्न एज एफ सी कॉस बीटा, एफ सी कॉस बीटा इट कैन बी रिटर्न एज एफ सी का कॉस कंपोनेंट, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसको हम बेसिकली इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री, ठीक है। तो बस वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट हम जो लिखेंगे, नेक्स्ट फोर्स, नेक्स्ट फोर्स हमारा यहाँ पे होगा बेसिकली द फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। देखो यहाँ पे हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको ये पता होना चाहिए। देखो जब आप आईसी इंजन की बात करते हो, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपको टॉर्क क्या मिला। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑटोमोबाइल लेने जाते हो तो आप देखते हो ना कि कितना टॉर्क बेसिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमें पिस्टन एफर्ट, ये कनेक्टिंग रॉड पे फोर्सेस, ठीक है, ये सब चीजें इतना हम कंसिडर नहीं करते। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम सीधा पूछते हैं टॉर्क कितना है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ पे है, देखो ये तो हम फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए हम सब पढ़ रहे, बट असली ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये एफ टी, बेसिकली यही एफ टी यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। ये एफ टी बेसिकली क्या है ना, इस पे टॉर्क कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा इस क्रैंक पे। तो ऑब्जेक्टिव हमारा एफ टी,
मोस्टली आप देखोगे क्वेश्चन एफ टी रिलेटेड ही, ठीक है। तो फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड बेसिकली क्या है, एफ सी की हम बात करें तो एफ सी कैन बी रिटर्न एज, बेसिकली एफ पी था ना आपका, एफ पी इज बेसिकली एफ सी कॉस बीटा, तो एफ सी विल बी व्हाट, एफ पी डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, करेक्ट, ये चीज एफ पी डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका एफ पी डिवाइडेड बाय कॉस बीटा हो गया, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेट में ये फॉर्मूला भी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद नहीं कर रहे, बस हमें फॉर्मूले लिखने कैसे वो हम आइडिया ले रहे हैं बस। यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए वो है मेन एक पिस्टन एफर्ट वाली चीज, बाकी तो हम विद द ज्योमेट्री इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, देखो हम जो भी टॉपिक पढ़े उसमें कुछ चीजें ऐसा नहीं हो कि हमें हर चीज याद करनी पड़े, हर चीज रटनी पड़े, वो नहीं होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया हो एंड उस आइडिया के बेसिस पे हम आगे क्या क्या चीजें डायरेक्टली लिख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक रिलेशन पता है, उस रिलेशन से आप मल्टीपल डिफरेंट रिलेशन क्या क्या लिख सकते हो वो आइडिया होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि आपको हर रिलेशन ही याद करना पड़ जाए, ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम क्लियर होना चाहिए एंड ये फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो ये चीज है, तो फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड आपने ये लिख लिया। नेक्स्ट है क्रैंक पिन एफर्ट, ठीक है। फोर्थ वन इज क्रैंक पिन एफर्ट, क्रैंक पिन एफर्ट, क्रैंक पिन एफर्ट, क्रैंक पिन एफर्ट, ठीक है। इस तरीके अभी क्रैंक पिन एफर्ट की बात क्या हो रही है, ये बेसिकली एफ टी, ये एफ टी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्रैंक पिन एफर्ट, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्रैंक है और ये क्रैंक पिन एफर्ट। अब क्रैंक पिन क्यों बोला, बेसिकली कल भी हमने बात नोट करी थी, बेसिकली ये जो है ना, दिस इज नोन एज क्रैंक पिन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एफ टी बेसिकली हमें पता चल जाएगा ना, तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं कैसे, क्रैंक रेडियस आर है, एफ टी इंटू आर विल बी द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द क्रैंक। तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं, बस ये कि एक बार एफ टी निकल जाए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से नेक्स्ट देखो, अब कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमें चीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करोगे कि जो एफ टी है बेसिकली, एफ टी को हम क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ से, ये आपका एफ सी है और ये एंगल दे रखा है, तो एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। एफ सी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं मैं साइन थीटा प्लस बीटा वाला टर्म, तो वो क्या हो जाएगा एफ टी, करेक्ट। तो उसका साइन कंपोनेंट, तो हम यहाँ पे ये चीज नोट कर सकते हैं कि एफ सी, सॉरी एफ टी विल बी व्हाट, एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। एंड अगेन एफ टी, एफ सी को रिप्लेस करेंगे, देखो क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एफ पी वाला टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार एफ पी पता चल जाए, ठीक है, बाकी बीच में आपका थ्रस्ट फोर्स ऑन करेक्टिंग रॉड ये सब ठीक है चीज, अगर कोई पूछा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा, मैं ना यहाँ से एफ सी को रिप्लेस कर दूंगा, एफ सी को मैं रिप्लेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ एफ पी, ठीक है। तो एफ सी को इन टर्म्स ऑफ एफ पी रिप्लेस करें तो ये लिख सकते हैं एफ पी बाई कॉस बीटा, ठीक है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं एफ पी बाई कॉस बीटा, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है। नेगेटिव साइन भी होगा किसमें, सिद्धार्थ किसमें नेगेटिव साइन की बात कर, एफ टी इक्वल्स टू माइनस एफ सी, एफ टी इक्वल्स टू माइनस एफ सी वॉट,
कैसे सर एफ एफ टी टी को, इक्वल टू माइनस एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा, क्योंकि एफ टी और एफ सी दोनों एक ही साइड में, तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए एडिशन इक्वल टू 0 होगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अरे ये जो एफ सी है इसी का बेसिकली एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट हमने इधर कंसीडर किया। हाँ तो सर जो हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि एफ टी प्लस एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। जीरो, जीरो क्यों करोगे, जीरो नहीं होगा। अरे अच्छा एक हाँ चीज ठीक ठीक ठीक। बताओ जो, ओके, आई गॉट। गॉट इट, ठीक ठीक ठीक। तो एक्चुअली क्या है, ये फोर्स लगा, इसी फोर्स का तो एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, जो यहाँ से ट्रांसमिट होकर इधर गया, उसका इधर इधर, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज आपका फर्स्ट फाइनली आता है, ठीक है। तो एफ टी इस तरीके से फाइनल। एक और इसमें टर्म है हमारे पास, देखो फिफ्थ अगर मैं बोलूं, फिफ्थ एक और टर्म है थ्रस्ट ऑन द बेरिंग, थ्रस्ट ऑन, ठीक है, थ्रस्ट ऑन बेरिंग, ठीक है, थ्रस्ट ऑन बेरिंग्स। ये थ्रस्ट ऑन बेरिंग्स वाली चीज क्या है, देखो ये है आपका बेसिकली व्हाट, थ्रस्ट ऑन बेरिंग्स, ये चीज एक, इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, इधर वाले कंपोनेंट को हमने बेसिकली क्या बोला, व्हाट, द क्रैंक एफर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से टॉर्क बन रहा है। बट एक कंपोनेंट इसके अलोंग है, और यहाँ पे बेसिकली आपको पता है क्या हो रहा है, रोटेशन, रोटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बेरिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट द रोटेशनल मोशन, है ना। ये चीज मशीन डिजाइन में आप उसको पढ़ोगे, बट इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, टू जस्ट सपोर्ट द रोटेशनल मोशन वी यूज द बेरिंग्स। तो बेरिंग्स का यूज हो रहा है, तो उस बेरिंग्स पे जो थ्रस्ट बेसिकली जो फोर्स लगेगा, उसका कैलकुलेशन हम बात करें, उसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उसका कॉस कंपोनेंट, ठीक है। इट विल बी व्हाट, इसको हम लिख लेते हैं थ्रस्ट ऑन बेरिंग्स, ठीक है। तो लेट सपोज को मैंने एफ आर लिख लिया, लेट सपोज इस तरीके से, तो इट विल बी एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा, एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा, लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज द कंपोनेंट अलोंग द क्रैंक, क्रैंक के अलोंग है, नॉट अ परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रैंक के परपेंडिकुलर है वो तो क्या होगा बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, अलोंग द क्रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं अलोंग द क्रैंक, ठीक है, अलोंग द क्रैंक, ठीक है, अलोंग द क्रैंक, अलोंग द क्रैंक, ठीक है, अलोंग द क्रैंक बेसिकली इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, करेक्ट। और ये क्या है, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करने वाला, ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा बेसिकली ऑन द क्रैंकशाफ्ट बेरिंग, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो स्पेसिफिकली द क्रैंकशाफ्ट बेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिकली क्रैंकशाफ्ट बेरिंग, क्रैंकशाफ्ट बेरिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इस कंपोनेंट्स को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है, आपको कोई भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं करना, आपको बस ये बेसिक ज्योमेट्री, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको क्लियर है तो आप इजीली सारे फोर्सेस का कैलकुलेशंस कर सकते हो। बस एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसका थोड़ा बस आपको दिमाग में रखना, ये वाली चीज, ये वाला चीज है, ये टर्म आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली चीज, जब भी आपका वर्टिकल इंजन होगा, वर्टिकल इंजन, तो वर्टिकल इंजन में डाउनवर्ड स्ट्रोक में एम जी एड करना है पॉजिटिव, एंड नेगेटिव कब हो जाएगा आपका, जब वो अपवर्ड स्ट्रोक में जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो इसी में ना ये तो हो गया आपके फोर्स की कैलकुलेशन सारी। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम टर्निंग मोमेंट, नेक्स्ट चीज है टर्निंग मोमेंट। अभी तक हमने सारे फोर्स के बारे में लिखा है, नेक्स्ट लिखते हैं टर्निंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी विल राइट द टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट, टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट,
turning moment on the crankshaft. ठीक है, टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, अब देखो टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट की अगर आप बात करते हो तो सिंपली क्या है, टॉर्क कैलकुलेशन से टॉर्क विल बी व्हाट, एफ टी इंटू आर। ठीक है, एफ टी इंटू आर। ठीक है, एफ टी बेसिकली कौन सा फोर्स है विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, एंड रेडियस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, बेसिकली द टॉर्क। और यही टॉर्क हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप देखोगे यही बेसिकली फॉर्मूला हम यूज करते हैं फ्लाईव्हील के एनालिसिस में। ठीक है, फ्लाईव्हील के एनालिसिस में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉर्क का जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप आईसी इंजन की बात करते हो, टॉर्क का फ्लक्चुएशन होता है, उसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करते हैं, फ्लाईव्हील यूज करते हैं। तो वो टॉर्क का फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करेंगे तो पहले बाद में, बट उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला है क्या, कैसे वो टॉर्क डिपेंडेंट है, किस पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट है। तभी तो आप उसके कंट्रोलिंग के बारे में सोच सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क डिपेंड किस चीजों पे करता है, कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हाँ, इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे वो टॉर्क डिपेंड कर रहा है, तो इन पैरामीटर्स को आप कंट्रोल करोगे तो फिर बेसिकली टॉर्क कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई टॉर्क का वेरिएशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें जो हम आगे फ्लाईव्हील वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या टर्निंग मोमेंट का जो बेसिकली फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं, एंड उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे आगे फ्लाईव्हील चैप्टर से। ठीक है, तो बेसिकली एफ टी, हमारे पास एफ टी का फॉर्मूला ये था, एफ पी डिवाइडेड बाई कॉस बीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा इंटू आर करना है बस यहाँ पे। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट, ये है आपका एफ पी कॉस बीटा, एफ पी कॉस बीटा इंटू इंटू व्हाट, साइन थीटा प्लस बीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको आपको ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, इंटू आर। ठीक है, इंटू आर, ये रेडियस हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। उस फाइनल रिजल्ट को आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको भी आगे कैलकुलेशन करने बैठे हैं फिर तब हम जाके एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको फाइनली डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपको याद करना है। ठीक है, बाकी इससे पहले आपको किसी का भी रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले क्रैंक पिन एफर्ट हो गया, थ्रस्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट बेरिंग, ठीक है, थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, फोर्स ऑन द अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक एफपी के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनका कोई जरूरत नहीं है। ये टर्निंग मोमेंट, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो डिराइव करके हमारे पास फाइनली आता है, ठीक है, क्योंकि आप साइन थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, इसे ओपन करोगे तो रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगी, ठीक, द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी एफ पी इंटू आर, इट विल बी लाइक दिस, साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि नीचे कॉस बीटा था, कॉस बीटा वाला टर्म साइन थीटा कॉस बीटा वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, एंड इसको हम कंप्लीटली डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही ओनली, बीटा हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। एंड अगेन इसमें वही चीज, अगर मैंने एन लार्ज मान लिया, इफ एन इज लार्ज, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी neglected with respect to n square, then the formula will become torque equals to fp into r into sin theta plus sin 2 theta divided by 2n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास अप्रोक्स फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए 110%। ठीक है, आप इसको डिराइव करने नहीं बैठोगे तो आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है, तो एफ पी इंटू आर हो गया साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू है। ठीक है, ये चीज करेक्ट, यहाँ तक ये सब चीजें क्लियर। तो ये आपका बेसिकली कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया कि बेसिकली आपको कैसे फोर्स कैलकुलेशन करनी। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें एक बार बता दो क्लियर। अब इसके बाद हम इस पे गेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा। और यहाँ से आप जो कंक्लूडिंग पॉइंट है कि टॉर्क वेरीज विद थीटा। ठीक है, वेरीज विद थीटा, तो ऐसा बोल सकता हूँ टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपको याद होगा शायद आपने अगर फ्लाईव्हील पढ़ा है तो टॉर्क थीटा डायग्राम हम बेसिकली वहां पे बनाते हैं। ठीक है, टॉर्क का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हर पर्टिकुलर एंगल ऑफ क्रैंक पोजीशन, क्योंकि थीटा क्या है बेसिकली क्रैंक पोजीशन, अलग अलग रोटेशन है। तो उस वक्त क्या क्या टॉर्क आपको बेसिकली मिल रहा है, तो वो हम चीजें कैलकुलेट करके ग्राफिकली प्लॉट कर रहे होते हैं फ्लाईव्हील के केस में। ठीक है, तो वहां पे उसको हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ तक हमें इस टॉर्क वाले फॉर्मूले का आइडिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पे जरा एक जो गेट में क्वेश्चन पूछे हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं। अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, a slider crank mechanism as shown in figure। ठीक है, at some instant, at some instant the crank angle is 45 degree।
ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टॉर्क आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टॉर्क इन न्यूटन मीटर। ठीक है, needed needed to keep the mechanism in equilibrium। कीप द मैकेनिज्म इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड आगे जो लिखा है वो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जनरली चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है मैकेनिज्म। सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? 1.95। वन पॉइंट 105। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, क्या दे रखा है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फिगर। ठीक है, एट सम इंस्टेंट द क्रैंक एंगल 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द स्लाइडर। ठीक है, एक तो हमें फोर्स बेसिकली दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्रैंक इज 330 mm एंड द कनेक्टिंग रॉड इज 70 mm। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। एंड इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, इनर्शियल फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टॉर्क। ठीक, 1.01056। ठीक है, ठीक है, अलग अलग आंसर्स। देखो, अगर आप एक्चुअल फॉर्मूला यूज करते हो, देखो यहाँ पे, देखो लेंथ दे रखा है 30 और कितना 70 दे रखा है, तो जस्ट डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा है। एन का वैल्यू सिर्फ 2 है, 2 से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लार्ज है। तो आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज में भी कहीं मेंशन नहीं है कि आपको क्या करना है, एन बहुत ज्यादा वैल्यू है, लार्ज। ठीक है, तो ये सब अजम्पशंस हम अगर नहीं मानते और एक्चुअल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा वो हम चेक करते हैं सबसे पहले।
ठीक है, वेरिएशन देखना आंसर का। तो अगर लेट सपोज इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने जो लिखा है जस्ट एफ पी की जगह हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 फेट 40 इंटू क्रैंक 0.03, ठीक है 0.03 हो जाएगा क्योंकि 30 एम दिए। एंड और क्या है, साइन थीटा प्लस साइन आपका 45 हो गया ये, एंड साइन 90 हो जाएगा ये क्योंकि ट्वाइस है, और 2 इंटू एन, एन बेसिकली आपका 70/30। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ कितना है। 1.195, इसके अकॉर्डिंग 1.195 आ रहा है। 1.95 तो नहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग आई थिंक। एक सेकेंड चेक करते हैं। 1.105 आएगा आंसर। 1.1056 आएगा इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग 1.1056। 1056 न्यूटन मीटर। ठीक है, करेक्ट यहाँ तक। अब क्या है ना, देखो ये हमारा आंसर आ गया। लेट सपोज हम ना क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली जो हमने वो एन लार्ज कंसीडर करके निकाला है, और एक इससे निकालते हैं जो एक्चुअल वाला है। तो डिफरेंस एक बार मुझे बस चेक बताना, डिफरेंस कितना आता है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर डिफरेंट आ रहा है। ये तो हमने उससे कि एन लार्ज अज्यूम करके सॉल्व कर दिया, तो दूसरा है हमारा एक्चुअल वाला, उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा। 1.118 एंड 1056। हाँ ठीक है, देखो वही चीज है, अब क्वेश्चन आया भी ना, देखो एक चीज देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.118 समथिंग। हाँ ठीक है, चलो 1.118 मान लिए। आप देखोगे, देखो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन पूछा है ना, तो फिर भी अगर आपका आंसर दोनों में से किसी एक से भी करते हो ना, तो विद इन द रेंज आंसर रहेगा ही रहेगा, विद इन द रेंज आंसर रहेगा, क्योंकि वो इतनी रेंज तो हमेशा एग्जामिनर देगा ही रहेगा कि दोनों से आंसर आ जाए, दोनों से आंसर आ जाए। ठीक है, इतना क्योंकि एनईटी वाला क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली वो इतनी रेंज तो देंगे कि दोनों से आंसर आ जाए बेसिकली। ठीक है, बट मेंस के एग्जाम में आपको मेंशन करना होता है कि भाई ये एक्चुअल फॉर्मूला है और ये मेरा अजम्पशन मान के मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। बट अगर आप देखो कि गेट में आएगा तो गेट में आप चाहे इससे सॉल्व कर लो चाहे उससे सॉल्व कर लो, विद इन द रेंज ही आंसर रहेगा। क्योंकि लेट सपोज 1.11 हमारा 1.1056 आ रहा है और एक्चुअल से 1.118 आ रहा है, तो रेंज क्या होगी 1.10 से लेके 1.10 से लेकर 1.12, तो उसमें दोनों आंसर लाई कर जाएंगे आपके। ठीक है, तो इतना तो रेंज रहता ही रहता है गेट के एग्जामिनेशन में, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये अप्रॉक्स वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो गेट में। ठीक है, 1.09 आ रहा है, 1.09 आ रहा है समथिंग। हाँ ठीक है, मतलब जो भी आंसर आ रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आंसर देखो जब भी गेट का पेपर होता है ना, तो वहां कंफ्यूजन वाला स्कोप रहेगा नहीं। तो क्या होगा कि दो आंसर ऑलमोस्ट आसपास ही रहेंगे, तो हो सकता है कि उनकी रेंज ऐसी हो कि दोनों आंसर उसमें लाई कर जाए, दोनों ही आंसर उसमें लाई करेंगे। मतलब अभी तक का जो क्वेश्चन आया तो आप देखोगे कि एनईटी वाले उसमें दोनों ही आंसर लाई करेंगे। ठीक है, तो आप बेस्ट है कि आप ये अप्रॉक्स वाले ही फॉर्मूला यूज कर लो, तो कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, आप अप्रॉक्स वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो उसमें सच कोई बड़ा इशू नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखना है इसमें।
ठीक है, एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था इसी में, इसी से रिलेटेड, गेट में। एक सेकेंड। ठीक है, ये 2018 में बेसिकली गेट में पूछा था ये क्वेश्चन में, गेट 2018। एक बार ना इसका, वैसे आप देखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता शायद इतना रेंज, अगर रेंज, क्योंकि ये ऑप्शन बेसिकली एनईटी वाला क्वेश्चन है, तो रेंज में रहेगा दोनों का आंसर। एक बार इस चीज को चेक करना पड़ेगा, बट वैसे रेंज में रहेगा दोनों। आप दोनों फॉर्मूले से निकालोगे तो दोनों फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो रेंज, विद इन द रेंज होगा ही होगा, क्योंकि वो रेंज इसी अकॉर्डिंगली देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखना क्वेश्चन, अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। A slider crank mechanism with crank radius, with crank radius 200 mm and connecting rod length। ठीक है, मैं डायरेक्ट सी आर लिख रहा हूँ, सी आर लेंथ 800 mm। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ही हो गया उसका। ठीक है, द क्रैंक द क्रैंक इज रोटेटिंग एट, द क्रैंक इज रोटेटिंग एट 600 आरपीएम। ठीक है, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द configuration shown, in the configuration shown, the crank makes an angle of, okay, crank makes an angle of 90 degree, ठीक है, with the sliding direction, with sliding direction, ठीक है, sliding direction of the slider, and a force of, and a force of 5 kilonewton is acting on the slider, is acting on the slider, ठीक है, neglecting the inertia forces, neglecting the inertia forces, the turning moment, the turning moment on the crank, turning moment on the crank in kilonewton meter, in kilonewton meter is, ठीक है, तो जैसा कि इसमें ज्योमेट्री दे रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाए, ठीक है,
कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। क्या आंसर आएगा? 200 mm और 800 mm। 0.875 अप्रॉक्स वाले से। जल्दबाजी, क्वेश्चन का भी हरी में सॉल्व नहीं करना चाहिए एकदम से। वन 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 वन, यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना? क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन इजी कर दिया, क्योंकि क्या है यहाँ पे, ये तो जीरो हो गया ना ये वाले टर्म तो, चाहे आप कंसिडर करो ना करो, क्योंकि साइन 180 विल बी जीरो, सो दिस विल बी जीरो, बचा सिर्फ इतना पार्ट रिमेनिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस फॉर्मूला बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे हैं। ये भी आपका आई थिंक शायद 2015 में पूछा था, सॉरी 16 में पूछा है गेट में। इसी फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड इसके अलावा just a second। ठीक है, इससे पहले बेसिकली एक कन्वेंशनल जो गेट में क्वेश्चन आता है उसमें पूछा है एक बार क्वेश्चन शायद। ठीक है, हाँ, 19, काफी पुराना, उसको एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, सर ये जीरो कैसे हुआ, एक बार बता देना। अरे ये 90 डिग्री दिया है ना, दिस इज 90 डिग्री, तो साइन साइन 2 × 90, 180, साइन 180 जीरो। ओके सर। ठीक ठीक, आंसर वन है आयुष, आंसर वन, आंसर वन ही आएगा चाहे कुछ भी यूज करो, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, और ये टर्म वन है। अमन, पेक्यूलियर मोशंस, नहीं नहीं, मैकेनिज्म, ये इसका हम डिस्कशन, ये बस आपको नाम याद रखना है सर, एफ पी इंटू आर आई, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। उस मैकेनिज्म, ये तो आपने एक ही नाम सुना, मैकेनिज्म तो बहुत सारे हैं। होता क्या है बट सर, ये पूछा हुआ है ना। कहाँ, किसने पूछा है ये? तो उसने पूछा हुआ ऐसे पूछा हुआ शायद से। अरे उन्होंने ये क्या, इसके बारे में क्या पूछा है, ऑप्शन क्या दे रखे? ये हमने लिखा था एक साइड, एक जगह, आपने क्लास अटेंड की है वाली? मतलब वो बोल रहा है जो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो ये नाम हमने लिखा था, शायद आपने नोट नहीं किया होगा, मुझे लगता है क्लास अटेंड नहीं की होगी। इसरो में पूछा हुआ ना है। हाँ, नहीं नहीं, एक लास्ट जब हमने मैकेनिज्म पढ़े तो हमने बेसिकली कुछ मैकेनिज्म के नाम नोट किए थे, स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, स्टेयरिंग मैकेनिज्म, वो सब। शायद नहीं आया हूँ, मतलब नहीं किया होगा हाँ, मैंने फिर। तो उसको नोट कर लेना, उस दिन हमने बेसिकली स्टेयरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं आपके, ठीक है,
इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म्स होते हैं, वो चीज, और एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन और एक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, वो चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उनका जस्ट आपको नाम याद रखना है कि ये मैकेनिज्म इस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन has a crank of 100 mm length, ठीक है, एंड कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड connecting rod of 450 mm, ठीक है। लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन, line of reciprocation of the slider passes through the through the center of slider, through the uh, center of rotation, sorry, center of rotation of the crankshaft, ठीक है, ये चीज। एंड ठीक है, इसमें आपको दे रखा है टोटल, इफ टोटल एक्सियल फोर्स, इफ टोटल एक्सियल फोर्स, ठीक है, टोटल एक्सियल फोर्स ऑन द पिस्टन, is 1 kilonewton, ठीक है, is 1 kilonewton, determine the torque produced, on the crankshaft, ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। ऑन द क्रैंकशाफ्ट when the crank angle is 60 degree, when the crank angle is 60 degree, ठीक है, away from the inner dead center, 60 degree away from the inner dead center, inner dead center, ठीक है, inner dead center position, neglect the frictional losses, ठीक है, neglect the frictional losses, एंड आपको क्रैंकशाफ्ट का आरपीएम दे रखा है 1800 आरपीएम, crankshaft RPM. Crankshaft is rotating at 1800 RPM, ठीक है, तो ये भी बेसिकली गेट में ही पूछा है।
ये तो कन्वेंशनल टाइप में जैसे क्वेश्चन आते थे उस वक्त का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इससे आप देखोगे स्ट्रेट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे हमेशा। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको बस ये मेन है, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट जो है यहाँ तक का, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट बेसिकली मैकेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो बेसिकली हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली होगी हमारी गेयर्स वाली, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, गेयर्स, आप कोई सा भी एग्जामिनेशन लो, गेयर्स से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैकेनिज्म एंड गेयर्स ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गेयर्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो उसको हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, तो फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी एफएम की क्लास है कल मॉर्निंग में 8 o'clock। ठीक है, याद रखना, एफएम की क्लास रखी है हमने। एक्चुअली क्या ना, एफएम को हम कोशिश करें कि 15 तक खत्म करें, फिर देन हमें इसके लिए टाइम मिल जाएगा टोम के लिए थोड़ा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, 2 क्लासेस पैरेलल में चलती है तो स्क्रीन टाइम भी आंखों में तब से इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है वैसे। तो स्क्रीन, मेरा खुद का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो चुका है तो उस वजह से ना दिक्कत होती है कई बार। तो कोशिश करें कि एफ हम अपना 15 तक खत्म हो जाए तो फिर हम थ्योरी ऑफ मशीन को थोड़ा लंबा चला सकें। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास ऑलमोस्ट अपना आपका 2 घंटे के आसपास या 2 घंटे से थोड़ा कम ही होती है क्लास। ठीक है, तो कोशिश करेंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा तो हम उसको और आगे लंबा टाइम देकर चीजें डिटेल में और कर भी पाएंगे। ठीक है, तो मंडे से हम बेसिकली हम गेयर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच में हम एक दिन क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल एग्जामिनेशंस, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, एफएम के बाद देखते हैं, अभी तो आपका ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट तो चलेंगे ही ना, सोम आप लोगों का चलेगा एंड ये थ्योरी ऑफ मशीन पैरेलल मैकेनिकल वाला पर, तो एफएम एंड टोम तो चलेगा ही। तो हम देखते हैं फिर 3 सब्जेक्ट देखते हैं, एक बार एक खत्म हो जाए तब स्टार्ट करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, हेक्टिक तो हो रहा है। तो कोशिश करें तो एफएम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए संडे क्लास करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एफएम को। तो आपके फिर 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो तब आपका एक सुबह क्लास होगा, एक शाम को क्लास होगा, तो फिर ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। अभी क्या है ना, हेक्टिक ज्यादा हो रहा है क्योंकि 2 क्लासेस अभी पैरेलल में आपकी एफएम और ये है थ्योरी ऑफ मशीन, उससे पहले फिर मॉर्निंग में सोम भी है। कुछ होंगे जो 3 क्लास कर रहे हैं, कुछ 2 कर रहे हैं, तो वो चीज है। तो ठीक सर है, मतलब अभी सेकेंड क्लास को स्टार्ट नहीं होगी, सपोज अगर एफएम खत्म हो गया तो? एफएम खत्म हो गया, आप टोम एंड सोम भी तो पढ़ रहे होंगे दोनों। सर वैसे मोस्टली बच्चों ने सोम पढ़ लिया ना पहले भी ऑफलाइन। अच्छा, आपने सोम पढ़ रखा है? नहीं मैंने नहीं पढ़ा है सर, पर वो 3 क्लास हो रही है तो बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो मैं सोच रहा था अगर सपोज एक ही क्लास होगी तभी सोम करूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब कोई सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके देखते साथ हैं, अगर एफएम खत्म हो? हाँ मे भी पॉसिबिलिटी हो, देखना पड़ेगा वो कि क्या बनता है शेड्यूल, हो तो सर लोग डिसाइड करेंगे, बट अभी जब तक है तो आपका 2 सब्जेक्ट है, टोम एंड सोम आपका चलेगा फिर एफएम खत्म होने के बाद, ओके सर। है ना। ठीक है, तो वो होगा तो पॉसिबिलिटी तो सर लोगों का मैसेज आपको आ ही जाएगा उस रिगार्डिंग, है ना। तो इसको ये एंड करते हैं, फिर मंडे से ना हम गेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी को आगे हम देखो, ये वाला जो फॉर्मूला था टर्निंग मूवमेंट, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे फ्लाईव्हील वाले चैप्टर में। ठीक है, देन आगे हम उसी में डिस्कशन करेंगे कि टॉर्क का वेरिएशन फ्लक्चुएशंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, इसका आंसर 96.4 समथिंग आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना वैसे, 96.4 समथिंग। हाँ 96 समथिंग, हाँ सूर्य प्रकाश सही है, चेक कर लेना, 96 समथिंग ही है कुछ। हाँ शुभम का भी आ रहा है, ठीक है, तो 96 चेक कर लेना, आंसर आएगा। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं, गेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विपिन, हाँ व्हाट्सएप कर देना, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बीच में रखेंगे एक दिन क्वेश्चन सेशन, उसके लिए हम, हाँ व्हाट्सएप कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी एफएम का कल मॉर्निंग क्लास है, जो अटेंड करना होगा जिनको वो कर लेना। ठीक है।
आयुष क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसको फिर हम करते हैं, एफ पी की वजह से एफ सी इंड्यूस हो रहा है, तो फिर एफ सी कंपोनेंट एफ पी कैसे, एक सेकंड क्या बोल रहे हो? हाँ तो सही तो है, क्या दिक्कत है उसमें? ये इसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। एफ सी होना चाहिए FP। अरे कंपोनेंट, अरे आप एक चीज देखो, FP will be the hypotenuse। अरे FP is the force which is acting along the direction of line of stroke, वो तो horizontal ही है by default। FP is the piston effort which is along the direction of line of stroke, the horizontal direction one। इसको यहाँ नहीं, हाइपोटेन्यूज किससे हो जाएगा वो? FP का डेफिनेशन आप समझो कि पिस्टन एफर्ट हमने क्या डिफाइन किया है, इट इज द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो ये आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, वो चीज है। ठीक ठीक, तो इसको डिफाइन ही हमने इस तरीके से किया कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो इसको ही एंड कर रहे, मंडे हम गेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ओके देन, थैंक यू सो मच। बाकी डाउट होगा भेज देना व्हाट्सएप में, वी विल डिस्कस जब भी टाइम मिलेगा उसको, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक असाइनमेंट शीट या फिर बेसिकली क्वेश्चन सेशन होगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे बीच में, कभी भी किसी भी दिन, जिस दिन भी वो रेडी हो जाएगा असाइनमेंट शीट या क्वेश्चंस वाले जो हमारी लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।